अमरावती खोलापुरी गेट थाना क्षेत्र वेंकटेश कॉलोनी परिसर में गुरुवार की दोपहर एक 21 वर्षीय युवती ने अपने ही सगे 10 वर्षीय भाई की निर्मम हत्या करने का मामला उजागर हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक का नाम स्वराज गजानन तुपटकर 10 वर्ष बताया जाता है। बताया ये भी जाता है कि स्वराज के माता पिता गुरुवार को किसी काम से बाहर गांव गए थे, तभी उसकी बड़ी 21 वर्षीय बहन और स्वराज घर में ही खेल रहे थे। दोनों का किसी बात को लेकर विवाद हुआ, तब बड़ी बहन ने आव देखा ना ताव स्वराज के सिर पर हथौड़े से जोरदार वार कर उसकी हत्या कर दी। इस घटना में गंभीर घायल स्वराज की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर थानेदार अतुल घारपांडे ने अपने दल बल के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का पंचनामा करके शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल रवाना किया गया, जबकि पुलिस आरोपी युवती के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की प्रक्रिया में जुट चुकी है। अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में 8 जुलाई दोपहर शुभम लक्ष्मण टीके को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था। शुभम ने कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया था, जिसके चलते उसे गंभीर अवस्था में अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। प्रकृति बिगड़ने के चलते आखिर शुभम टीके को अमरावती जिला सामान्य अस्पताल से 8 जुलाई की दोपहर डॉक्टर चौरडिया महावीर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा था। लेकिन 9 जुलाई की दोपहर 1 से 2 बजे के दरमियान उसकी मौत हो गई और उसकी मौत होने के पश्चात उसके शव को अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम हेतु लाया गया था। इसी बीच शुभम के परिवार में उसका बड़ा भाई, उसके पिताजी एवं दाढ़ीपीढ़ी क्षेत्र के अनेक क्षेत्रवासी भी उपस्थित थे। और शुभम के मौत के संबंध में आइए जानते हैं परिवार में उसके भाई और उसके पिता से कि किस कारणवश शुभम ने कीटनाशक दवा का सेवन किया था। भाऊ, तुझं नाव? माझं नाव रोशन लक्ष्मण. जोरानं बोल. कुठे राहतो? मी दाढीपिढीला राहतो. दाढीपिढीला. जे आता जे शुभम मेला ते तुमचा कोण आहे? माझा भाऊ आहे. काय घटना, नेमकी कशी घटना घडली होती काल? ते चालला होता भातकुलीला. हा, कशासाठी? तो चालला होता औषधीसाठी. औषधीची दवा. औषध चालला होता. माझ्या बाबांनी पैसे दिले होते त्याला. हा, तर मग गाडीवर गेला ते. हा, तर 2 मित्र सोबत गेले. हो. तर मग मी त्या राजू तेलमोरेने पकडलं. कोण राजू तेलमोरे? दाढीचा आहे तो पोलीस पाटील. हा, तर 2-4 पोलीस होते, त्याच्यासमोर त्यांना अडवलो. हा, मग यानं असं तसं म्हटलं, त्याला मग गाडीत टाकलं आणि ते सारखं भातपूर चालले गेले. गाडी कुठे होती मग? त्याची मोटरसायकलने गेला होता ना ते कुठे आहे मग? मोटरसायकल नाही, ते डब्यामध्ये नेलं होतं त्याला. ते गाडी पोलीसवाल्याने नेली होती त्याची वाली. अच्छा, कुठे नेली होती? पोलीस स्टेशनला. मग काय झालं त्याच्यानंतर? मारलं त्याला. मारलं. आणि त्याच्यानंतर मग काय घटना घडली? किंवा काय हा, मग नेमकी घटना त्याच्यानंतर काय घटना घडली? बंद केल्यानंतर गाडी त्यानं जप्त केली. हो, जप्त केल्यानंतर पहिले शुभमले अंदर केला. हो, अंदर केल्यानंतर त्यानं छेडछाड केला. तर गालपटावर 2-3 थापडा मारले. हा, त्याच्यानंतर नाही त्याले पैसे दिले होते औषध आणाले. हा, औषध आणाले म्हणजे कीटक आपलं पराठीचं तणनाशक घेऊन ये. हा, ते पैसे त्याचेच पैसे होते. हा, त्याचे पैसे जमानत घेतलेली नाही, कच्ची जमानतवर सुटले. मग त्याच्यानंतर सुटल्यानं कृषी केंद्रामध्ये हा, मग तिथून दवा घेतला. दवा घेतल्यानंतर बस स्टँडवर आला. बस स्टँडवर आल्यानंतर काय त्यानं पोटानं घेऊन घेतला. हा, घेऊन घेतल्यानंतर तो तिथंच राहिला. तर मग याच्यामध्ये तुमची आता मागणी काय आहे? तुम्हाला काय वाटते? आम्हाला लेखी पाहिजे. काय लेखी पाहिजे तुम्हाला? हे आपण कारवाई झाली पाहिजे म्हणून. कोणा विरुद्ध कारवाई? पोलीस पाठवा आणि पोलीस 4 पोलीस आहेत. शुभम के मौत के संदर्भ में जानकारी इस प्रकार से बताई जा रही है कि शुभम अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक MS27 BU 3294 पर अपने मित्र के साथ में दाढ़ीपीढ़ी से निकलकर भातकोली आ रहा था कि तभी बीच में क्षेत्र के पुलिस पाटिल राजू तेलमोरे और पुलिस पाटिल के साथ में भातकोली पुलिस स्टेशन के कुछ कर्मचारी भी थे और इन सभी ने मिलकर शुभम से गाड़ी के कागजात मांगे। कागजात न मिलने पर शुभम को भातकोली पुलिस लेकर गए और
उसकी मोटरसाइकिल पुलिस स्टेशन में जमा कर ली गई। इसके बाद में शुभम के साथ में किस प्रकार से घटना घटित हुई ये आपने शुभम के पिता और भाई से जाना। लेकिन क्या इतनी सी बात को लेकर ही शुभम टीके ने कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया था? ये भी एक सोचने जैसी बात है। शुभम के मौत के संबंध में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पश्चात ही इस बात का खुलासा हो पाएगा कि शुभम की मौत कैसे हुई। लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि शुभम के मौत के संदर्भ में पुलिस पाटिल राजू तेलमोरे एवं बातकोली पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मियों ने उसके साथ जो दुर्व्यवहार किया, इस बात से आहत होकर ही शुभम टीके ने कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया, जिसके चलते आखिर 9 जुलाई की दोपहर उसकी मौत हो गई। शुभम टीके के पिता और भाई की फरियाद है कि पुलिस पाटिल राजू तेलमोरे सहित उन पुलिस कर्मचारियों पर गुनाह दर्ज करके उसकी जांच करवाई जाए, जिसके चलते शुभम टीके को न्याय मिले। 9 जुलाई की रात बीतने तक शुभम लक्ष्मण टीके का पोस्टमार्टम हो गया और अमरावती जिला सामान्य अस्पताल से गाँव वासियों सहित शुभम टीके के भाई और पिता ने उसके शव को अंतिम संस्कार हेतु उसके गाँव लेकर गए थे। शुभम टीके के मौत के संबंध में आगे और भी बहुत से खुलासे होने की आशंकाएं व्यक्त की जा रही है। नागपुरी गेट थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ताजनगर परिसर में 8 जुलाई की रात 2 गुटों के बीच में पुराने विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में दोनों ही गुटों के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस खूनी संघर्ष के संदर्भ में जानकारी इस प्रकार से मिली है कि छोटू भाई का अलमारी का कारखाना रहने के चलते मिर्जा परिवार के लोगों को इस अलमारी के कारखाने से तकलीफ हो रही थी और इसी तकलीफ के चलते दोनों गुटों के बीच में जमकर विवाद हो गया, जिसके चलते दोनों ही गुटों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। इस हमले में मिर्जा परिवार के आसिफ मिर्जा, जुनैद मिर्जा, नवेद मिर्जा घायल हुए, तो वहीं दूसरे गुट के छोटू खान, इमरान खान भी जख्मी रहने के चलते इन सभी को इलाज के लिए अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इनमें घायलों में मोहसिन की हालत नाजुक रहने के चलते उसे निजी अस्पताल में इलाज के लिए रवाना कर दिया गया था। इस खूनी संघर्ष के संदर्भ में नागपुर गेट पुलिस स्टेशन ने दोनों ही गुटों के खिलाफ में मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई की थी और इनमें से आसिफ बेग, जफर बेग, मिर्जा, जुनैद बेग इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है तथा एक फरार आरोपी की नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन द्वारा सरगर्मी से तलाश जारी है। सभी घायलों का अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में इलाज जारी है। आगे इस घटना के संदर्भ में नागपुर गेट पुलिस स्टेशन द्वारा मामले में जांच जारी है। प्रगतिशील भारत में अब भी विकास कहीं न कहीं कोसों दूर है। ये तस्वीर गढ़चिरौली के भामरागढ़ के अति दुर्गम नक्सलग्रस्त भाग के गुंडेनूर परिसर वासियों की है। एक गर्भवती महिला को परिवार वालों ने इलाज के लिए कुछ सुविधा न होने के चलते आखिर खटिया को रस्सी की मदद से बल्ली पर टंगाकर परिवार वालों को अस्पताल तक पहुंचाना पड़ा। वजह यह है कि इस अति दुर्गम भाग में अब भी पक्के रास्ते और अनेक नदी नालों पर पुल नहीं बने हैं, जिसके चलते बारिश के दिनों में यहाँ पर किसी प्रकार की सुविधा नहीं पहुँच पाती है। महिला की तबीयत बिगड़ने के चलते परिवार वालों ने मजबूरी के तहत इस महिला को खाट पर डालकर कंधे पर लटकाकर दवाखाने तक पहुँचाया, लेकिन महिला की प्रकृति बिगड़ चुकी थी और जब डॉक्टर ने इसकी जाँच की तो इसे भामरागढ़ के ग्रामीण अस्पताल में रेफर किया। लहरी से एम्बुलेंस की मदद से इस महिला को ग्रामीण अस्पताल में दाखिल करवाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच करने के पश्चात इस महिला को मृत्यु घोषित कर दिया। आजादी के 72 वर्षों बाद भी अब भी कहीं न कहीं हम विकास से कोसों दूर है, जिसकी जीती जागती तस्वीर आपके सामने नजर आ रही है। नक्सलग्रस्त भागों में अब भी विकास कोसों दूर है और इसी विकास न होने के चलते अब भी कहीं न कहीं यहाँ के क्षेत्रवासियों को अपनी जान गंवाना पड़ रही है। बारिश के मौसम में जंगल के पथरीले रास्तों पर अपने परिवार के सदस्यों को जिंदगी और मौत से बचाने की जंग में ये लोग काफी दूर पैदल तो लेकर पहुंचे थे, लेकिन आखिर जिंदगी और मौत की जंग में उस गर्भवती महिला ने इस दुनिया से अलविदा कह दिया। शायद ये कहीं न कहीं विकास के पिछड़ने के चलते ही उस महिला की मौत हुई है, जबकि महिला की मौत के संदर्भ में अब तक स्पष्टीकरण होना बाकी है कि उसकी मौत किस वजह से हुई है। महिला की मौत के संदर्भ में पोस्टमार्टम के बाद ही ये बात का खुलासा हो पाएगा कि उसकी मौत आखिर किस कारणवश हुई है।
9 जून की रात 8:30 बजे अमरोती जिला सामान्य अस्पताल में जिले की पालक मंत्री एवं महिला व बाल विकास मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर पहुंची और पालक मंत्री के साथ में जिलाधीश शैलेश नवल, जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम, डॉक्टर आशीष वाघमारे, डॉक्टर अमित शार, सचिन काड़े, जिला कार्यक्रम अधिकारी अजय साकरे के साथ में डॉक्टर्स एवं नर्सेज भी नजर आई और महिला व बाल विकास मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर अमरावती के जिला सामान्य अस्पताल में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने हेतु और कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए अब प्लाज्मा थेरेपी मशीन का शुभारंभ करने पहुंची थी। अमरावती जिला सहित अब शहरवासियों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बढ़ते कोरोना संक्रमण और कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए अमरावती शहर के जिला सामान्य अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी मशीन पहुंच चुकी है, जिसके चलते कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज अब इस प्लाज्मा थेरेपी मशीन से भी हो पाएगा। और इसी के चलते महिला व बाल विकास मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने इस मशीन के कक्ष का रिबन काट कर उद्घाटन किया एवं इस मशीन के संबंध में डॉक्टर्स एवं जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम सहित जिलाधीश शैलेश नवल से इस मशीन के संदर्भ में चर्चा की। और महिला व बाल विकास मंत्री ने कहा कि ये हमारे अमरावती जिले के लिए बड़े ही गौरव की बात है कि ये मशीन अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में पहुंच चुकी है और अब समस्त अमरावती जिला वासियों के लिए इलाज में और अधिक आसानी हो पाएंगी। कोरोना के इस संकट के दौर में जहां प्लाज्मा थेरेपी भी एक कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए संजीवनी की तरह साबित होंगी और इसी के चलते अमरावती शहर सहित जिला वासियों के लिए ये मशीन अब सेवा में नियमित रखी जाएंगी। इस मशीन के संदर्भ में महिला और बाल विकास मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने आशा व्यक्त करते हुए क्या कहा, आइए वो भी जानते हैं। टीम आहे ती खरोखर खूप चांगलं काम करते आहे आणि या टीममुळे आम्ही कोरोनाचं संकट जे आहे त्याच्यावर वेगळे विषय येत असतात, पण त्या प्रकारे आम्ही बऱ्यापैकी कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न करतोय। म्हणजे मी करण्यापेक्षा माझी पूर्ण टीम त्या ठिकाणी खरोखर छान काम करते आणि आज तर आपल्याला प्लाझ्मा सॅग्रिगेट करणारा प्लाझ्मा थेरपी जी आहे कोविडमध्ये जी सेकंड स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट त्याला म्हटलं जातं, त्याचं आज मशीन आणि सर्व वेल इक्विप्ड या ठिकाणी आपल्याला दिसतं आहे। तर आता घाबरायची गरज नाही आहे। प्लाझ्मा थेरपी सुरू झाली आहे म्हणजे आपल्या लोक अजून जास्त मोठ्या प्रमाणामध्ये बरे होतील अशी अपेक्षा आहे आणि ट्रीटमेंटची अजून एक फॅसिलिटी आपल्या अमरावती जिल्ह्यामध्ये आणि मला असं वाटतं पूर्ण डिव्हिजनमध्ये वी द फर्स्ट वन टू डू इट। आपल्याला आपण पहिलेच आहोत आणि याचा फायदा पूर्ण जिल्ह्यापेक्षा पूर्ण डिव्हिजनला होईल। प्लाझ्मा बँक सुद्धा या ठिकाणी आता पुढच्या काळामध्ये निर्माण होईल आणि ही खूप मोठी उपलब्धी आपल्या सर्वांसाठी आहे। पहले क्या था, हम सबको स्टेनर उठा के लेके और इनको लगा दो लगा, अभी 2 दिन पहले ही सब खत्म हुआ। देश सहित अमरावती शहर में भी कोरोना का संक्रमण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और अमरावती शहर सहित तालुका स्तर पर भी कोरोना के मरीज दिन पर दिन मिलते ही जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में आरोग्य केंद्रों का होना अत्यावश्यक है और इसी बात को संज्ञान में लेते हुए बीते समय में अमरावती जिला परिषद द्वारा बांधकाम विभाग से धामका तालुका नांदगांव खंडेश्वर के आरोग्य केंद्र एवं घाटलाड़की के प्राथमिक आरोग्य केंद्र के नए बांधकाम के लिए ई निविदा का समय बीत चुका था और इस ई निविदा के समय बीतने के चलते बढ़ते कोरोना संक्रमण में यदि ग्रामीण क्षेत्रों में आरोग्य केंद्र सही ढंग से ही नहीं होंगे तो यहाँ पर मरीजों का इलाज कैसे होगा। इस बात को गंभीरता पूर्वक लेते हुए राजवीर जनहित संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान पत्रकार ने 9 जुलाई को विभागीय आयुक्त, जिला अधिकारी एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को एक निवेदन दिया और इस निवेदन के माध्यम से इन दोनों ही जगह पर 8 करोड़ रुपए की लागत से जो ई निविदा खुलने वाली थी उसका समय खत्म होने के बावजूद भी ये निविदा क्यों नहीं खोली जा रही। इस संदर्भ में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अभियंता गावंडे से चर्चा की और
इस संबंध में जल्द से जल्द इस ई निविदा को खोलकर इस क्षेत्र में आरोग्य केंद्र के निर्माण के रुके हुए कार्यों को गति देने के संदर्भ में कहा। राजवीर जननी संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान पत्रकार द्वारा इस संदर्भ में ऐसा भी कहा गया है कि इस ई निविदा को न खोलकर इसे मैनेज करके किसी और ठेकेदार को देने की प्रक्रिया चल रही है, जबकि ये ई निविदा अब तक खुल जाना चाहिए था, लेकिन 9 जुलाई तक आखिर ये ई निविदा नहीं खुली। इस संदर्भ में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अभियंता ने राजवीर जननी संगठन को 8 दिनों का आश्वासन देकर इस ई निविदा को जल्द से जल्द खोलने की बात भी कही। इस निवेदन में राजवीर जननी संगठन द्वारा 8 दिनों का समय दिया गया है कि 8 दिनों के समय में यदि ये ई निविदा नहीं खोली गई तो जिला परिषद के आंगन में ही ठिया आंदोलन किया जाएगा। जनता के हित में जनता की आवाज बनकर हमेशा ही ऐसे मुद्दों को उठाने में राजवीर जननी संगठन सर्वप्रथम रहती है, जिसके चलते अनेक ऐसे रुके हुए कामों को गति दिलाने हेतु ही रहमत खान पत्रकार सतर्कता के साथ में प्रयास करते रहते हैं। 9 जुलाई को निवेदन देते समय राजवीर जननी संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान पत्रकार मोबिन खान, आसिफ खान, अजय वानखड़े, विशाल पांडे, सैफ अली, जाबिर अली, अकरम खान, यासीन खान, विजय खान, बंसल, कैलाश, वासु, हिम्मत वानखड़े, शहजाद खान, मोइन खान आदि संगठन के सभी सभासद उपस्थित थे। और इस ई निविदा के संदर्भ में आइए जानते हैं रहमत खान पत्रकार से अधिक जानकारी। को जो निवेदन दिया उसमें क्या मुद्दे क्या है मेन? मुद्दा यही है कि घाट लाड़की और धाम का नानगा फंडेश्वर में आते हैं, उसमें लगातार काफ़ी 7 से 8 करोड़ रुपए की निधि से प्राथमिक केंद्र का काम होना है, वो हुआ नहीं है। ई निविदा डाली गई थी, अभी तक की ई निविदा खोली नहीं गई। जब संबंधित अधिकारी से मिला गया, विभागीय आयुक्त के साथ से मिला गया पीओसीआ से, उन्होंने चौकसी के आदेश दिए और कहने लगे कि ताबड़तोड़ इस पर निविदा खुलेगी। उसी तरह बांधकाम कार्यकारी अभियंता बांधकाम विभाग के जिला परिषद के गावंडे साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि निविदा खुलेंगी और निविदा खुलकर रहेंगी, हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। तारीख क्या थी ये निविदा की? कितने दिन लेट हो गई, क्या हुआ? उसमें 2/6/2020 की तारीख दी गई थी और 9/5/2020 के अंदर में जो संदर्भ था उस विषय में निविदा थी, लेकिन इसको 1 महीने की 2 महीने की कालावधि होने के बावजूद भी निविदा नहीं खोली गई। इस विषय में हमने आज इस आशय का निवेदन जिलाधिकारी, माननीय उप विभागीय आयुक्त और सीओ इनको दिया। इनके माध्यम से वहाँ पर बस कार्यकारी अभियंता बांधकाम विभाग के श्री गावंडे साहब को दिया, उनसे मुलाकात की। उनसे मुलाकात करने के बाद में उन्होंने सीधा बताया है कि भाई ये निविदा खोली जाएंगी, इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। अब देखते हैं कि आगे इनका निविदा कब खुलती है और कब ये काम शुरू। तीनों जगह के कितने रुपए की निविदा है? 2 जगह की निधि है, धामका और घाट लाड़की। मिनिमम 8 करोड़ रुपए के ऊपर से निधि जाती है। इतना रुपए की निधि होने के बावजूद अब तक के काम नहीं पूरा, और इसमें ऐसा संशय नजर आता है कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट पोजीशन चालू है, मैनेजमेंट हो सकता है निविदा का। इस वजह से हमने शाखा का निवेदन दिया, तकरार दिया, कंप्लेंट दिया है कि भाई आप इस निविदा को खोलें और धामक और घाट लड़की के अंदर में, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में जहां कोरोना का प्रभाव शुरू है, ऐसे क्षेत्रों में ताबड़तोड़ आरोग्य का प्राथमिक केंद्र शुरू करें।